हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह गाल्जी बॉडीज को डिस्कस करेंगे। गाल्जी बॉडीज को सबसे पहले गाल्जी बॉडीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने पहली बार इनको डिस्कवर किया था उसका नाम था कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी के नाम की वजह से हम इनको गाल्जी बॉडीज कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके दो तीन और नाम भी हैं। तो स्टूडेंट्स के सामने जब भी पेपर में या वो पढ़ने लगे उसके सामने जब कोई दूसरा नाम आ जाए तो उसे उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गाल्जी बॉडीज का ही नाम है। मसलन इसके लिए नाम गाल्जी बॉडीज के अलावा गाल्जी कम्प्लेक्स, गाल्जी अपरेटस और डेक्टोजोम्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे समझ लीजिएगा कि गाल्जी कम्प्लेक्स, गाल्जी बॉडीज, इसके अलावा गाल्जी अपरेटस, डेक्टोजोम, सारे के सारे एक ही चीज के नाम हैं, ठीक है, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों सेलों में पाया जाता है और खास तौर पर यूकैरियोटिक सेलों में होता है, क्योंकि यह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और प्रोकैरियोटिक सेलों में नहीं पाया जाता। अब जरा इसकी पोजीशन सेल में देख लेते हैं कि सेल के अंदर ये कहां पाया जाता है। अमूमन जो गाल्जी बॉडीज हैं, हमें पता है कि न्यूक्लियस के साथ पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है, यानी ईआर जो है वो न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल अटैच हुई होती है। इसका एक फेज जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियस को फेज करता है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। लेकिन जो फेज सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसे नीचे से कुछ और खास किस्म की फ्लैटेन ट्यूब्स जो हैं वो फेस कर रही होती हैं, और उन फ्लैटेन ट्यूब्स को, उन फ्लैटेन कर्व ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं जनाब गाल्जी बॉडीज। ये वो गाल्जी बॉडीज फ्लैटेन ट्यूब्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो अमूमन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, चाहे ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करती हैं और मोस्टली ये एसोसिएट की जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम अधूरा रह जाता है, अभी इंशाल्लाह फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे, उसको जाकर ये यानी गाल्जी बॉडीज जो हैं ये कंप्लीट करती हैं जी। अब एक और अहम बात कि हमने ये पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एक यूनिट पाया जाता है उस यूनिट को हम सिस्टर्निया कहते हैं, राइट, या सिंगुलर सिस्टर्ना हमने उसे कहा था। याद रखिएगा कि यहां पर भी जो सिंगुलर यूनिट है उसे भी सिस्टर्ना कहा जाता है। इसकी भी हर एक इस पार्ट को हम सिस्टर्ना कहते हैं। फिर इसके और इसके सिस्टर्ना में क्या फर्क है? याद रखिएगा कि इसके सिस्टर्ना आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। देखें ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, लेकिन इनमें फर्क यह है कि इनके सिस्टर्ना जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते जी, ठीक है। तो ये इन दोनों में, इनके सिस्टर्निया में जो खास फर्क है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्निया होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, कहते हैं उनको भी सिस्टर्निया ही है, लेकिन इनके सिस्टर्निया आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, बल्कि इंडिविजुअली फ्रीली एक एक सिस्टर्निया पाया जाता है। अभी हम इंशाल्लाह उनकी डिटेल को देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। It is the network of flattened tubes found in both plant and animal cells, but they are absent in prokaryotic cells। जैसे मैंने बता दिया कि इस तरह की फ्लैटेन ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ी सी कर्व हुई होती हैं, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं और कहीं से बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं? ज्यादातर प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। याद रखिएगा प्लांट सेल में हम इनको गाल्जी अपरेटस कहते हैं, ठीक है, गाल्जी कम्प्लेक्स, गाल्जी अपरेटस, और एनिमल सेल में इनके लिए ज्यादातर गाल्जी बॉडीज का लफ्ज यूज होता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेलों में मिस होती हैं, क्योंकि मैंने कह दिया ये डबल मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हमें पता है सारी की सारी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेलों में नहीं होती। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ज्यादातर मैं आपको समझा चुका हूं, जरा सा देख लेते हैं। A network of double membrane flattened smooth slightly curved structure called cisternia। ठीक है जी, डबल मेम्ब्रेन है और इसके अलावा क्या है? फ्लैटेंड है, फूली हुई है, देख लें कोनों से ज्यादा फूली हुई है, स्मूथ होती है जी। यहां इनका थोड़ा सा जो डिफरेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये भी आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ की सरफेस जो है उसके साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं जिन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है। उसके अलावा
कर्व होती है, स्लाइटली कर्व हुई हुई होती हैं, कुछ स्ट्रेट होती हैं, कुछ कर्व हुई हुई होती हैं, ठीक है, जिन्हें सिस्टर्निया कहा जाता है। हर एक को सिस्टर्निया कहा जाता है। At one end of apparatus, new cisternae are formed by vesicle। यहां जरा गौर करें, ये वेसिकल एक्चुअली आ रहे हैं कहां से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और आकर इसके एक कोने के ऊपर ये इस तरह इनके साथ जुड़ते रहते हैं और न्यू वेसिकल बनते रहते हैं, ठीक है, न्यू सिस्टर्निया बनते रहते हैं। जब ये वेसिकल आपस में जुड़ते हैं या इनके साथ जुड़ते हैं तो ये नई सिस्टर्निया बनाते रहते हैं। अब जनाब, सिस्टर्निया टुगेदर विद द वेसिकल आर कॉल्ड गाल्जी अपरेटस। यहां एक और बात आपके लिए नई है, गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जब ये सिस्टर्निया या ये सिस्टर्निया एक इनके वेसिकल के साथ जुड़ जाती है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है जी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स कंटेन मेनी यूनिट्स कॉल्ड द डिक्टोसोम्स। अब 1 2 3 4 5 हर गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे यूनिट हैं और इन हर एक यूनिट को हम डिक्टोसोम्स कहते हैं। दोनों चीजों को मिलाकर जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, यानी ये पूरा गाल्जी कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर ये एक चीज जो यूनिट है इसको हम डिक्टोसोम्स कहते हैं। अब हर डिक्टोसोम के दो हिस्से होते हैं, हर एक डिक्टोसोम के दो हिस्से होते हैं, ये अंदर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा। तो इनके यहां कुछ नाम है। ईच डिक्टोसोम हैज टू फेसेस। इनके दो चेहरे होते हैं, दो फेस होते हैं। नंबर 1 इज सिस फेज, याद रखिएगा, वो फेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फेस करता है उसकी तरफ होता है, उसे हम सिस फेस कहते हैं। और उसके अंदर कुछ खास खूबियां हैं। एक तो ये कनकेव है, किस तरह से? ये कनकेव शेप का होता है। और दूसरे नंबर पर द फेस ऑफ द डिक्टोसोम्स नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सिस फेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब जो है वो सिस फेज है। इट इज कनकेव इन शेप एंड हेयर न्यू सिस्टर्निया आर फॉर्म्ड। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहां से वेसिकल आते रहते हैं, इनके साथ जुड़ते रहते हैं और नई सिस्टर्निया जो है वो बनती रहती है फ्रॉम इनकमिंग वेसिकल फ्रॉम endoplasmic reticulum, ERB, endoplasmic reticulum, and it is called the forming phase as well। इसका forming phase भी कहते हैं। यहां पर सिस्टर्निया बनते हैं। दूसरा फेज जो है ट्रिन फेज, फेज नियर द सेल मेम्ब्रेन। ये अब उसके ट्रिन का मतलब होता है अवे, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये अवे है। तो किसके करीब होगा? ये सेल मेम्ब्रेन या बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी तो सेल मेम्ब्रेन के करीब होगा। वो फेज जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसे हम जो है वो ट्रिन फेज कहते हैं। एंड इट इज कन्वेक्स। अब याद रखिएगा, ये ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है तो ये इसके अपोजिट है। ये अगर कॉन्केव है तो फिर ये कॉन्वेक्स है। ये नीचे की तरफ मुड़ा होता है और कन्वेक्स होता है। इट इज कन्वेक्स। इन दिस फेज वेसिकल पिंच ऑफ, यहां से देखें, वेसिकल पिंच ऑफ होकर निकलते हैं, पीछे नए वेसिकल फॉर्म भी होते हैं। और ये जो वेसिकल निकल रहे हैं ना, बाद में फंक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि ये कुछ खास मटेरियल लेके पैकेजिंग होके यहां से निकल रहे हैं और आगे इनके बहुत सारे काम होते हैं। तो यहां वेसिकल पिंच ऑफ होते हैं और न्यू वेसिकल, न्यू सिस्टर्निया फॉर्म भी होते हैं। कुछ पिंच ऑफ होते हैं, कुछ जुड़ते हैं, जिससे नई जो है सिस्टर्निया बनती भी रहती है। उसके बाद कुछ थोड़ा सा इनके फंक्शन के ऊपर बात करते हैं जनाब। फंक्शन ये 6 तकरीबन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। 6 मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नंबर 1, सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल आउटसाइड द सेल बाय वेसिकल। मैंने कहा यहां वेसिकल बाइंड होते रहते हैं, उनके अंदर मटेरियल जुड़ते रहते हैं और फिर वो उन्हें सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन्हें सेल के एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस तरह अगर सेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो वो ये वेसिकल होते हैं। ये गाल्जी बॉडीज होते हैं, गाल्जी अपरेटस होते हैं, जो कि सेल से बहुत सारे मटेरियल्स को पैक करके बाहर निकाल रहे होते हैं। लाइसोसोम्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन गाल्जी बॉडीज। ये एक्चुअली एक इमेच्योर लाइसोसोम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार हुआ है। अब ये गाल्जी बॉडीज में आएगा, पहले इसके सिस फेज में, फिर ट्रिन फेज में, इसके सिस फेज में, ट्रिन फेज में। इसके अंदर कुछ चेंजेस होते 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 जब ये यहां से बाहर निकलेगा तो एक मुकम्मल मैच्योर लाइसोसोम बन जाएगा। और लाइसोसोम्स का इंशाल्लाह अगला लेक्चर है, वो मैं आपको उसको भी समझाऊंगा वो क्या चीज है। तो लाइसोसोम जो है वो गाल्जी बॉडीज के अंदर बनते हैं। उसके बाद जनाब, स्टिकी सब्सटेंसेस लाइक वैक्सेस, म्यूसिलेज, गम्स आर आल्सो सिक्रीटेड बाय द गाल्जी बॉडीज, आल्सो सिक्रीटेड एंड स्टोर्ड बाय द गाल्जी बॉडीज। इनके साथ साथ जितने भी
म्यूसलेज होते हैं, गम्स होते हैं, सेल मुख्तलिफ सेल जो है वो गम प्रोड्यूस करते हैं, म्यूसलेज प्रोड्यूस करते हैं, वैक्सेस प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे के सारे गाल्जी बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और फिर वहां से सेल से एक्सक्रीट होकर सेल की सरफेस के ऊपर हमें जो है वो हासिल होते हैं मुख्तलिफ गम्स वगैरह। इसके अलावा जी इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करती है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एडिंग वेसिकल, ये नए वेसिकल ऐड करने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, सेल के अंदर जो खास तौर पर हमें पता है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनाने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की जरूरत होती है, उसमें लिपिड और प्रोटीन लगी होती हैं। तो जैसे मैंने कह दिया कि ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम इस तरह से हेल्प करती है कि जनाब ये जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को जनरेट करने में भी हेल्प करती है। तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जी। गाल्जी बॉडीज क्या है जनाब? गाल्जी बॉडीज जो है वो खास किस्म के वेसिकल्स है, एक कम्प्लेक्स है वेसिकल का जो कि सिस्टर्निया कहलाता है। हर एक यूनिट को सिस्टर्निया कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि जनाब ये जो है वो सिर्फ प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इनको पहली बार कैमिलो गाल्जी ने जो है 1898 के अंदर जो है वो डिस्कवर किया था। उसके बाद जनाब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी फ्लैटेंड कर्व और जो है स्लाइटली कर्व स्मूथ जो है सिस्टर्निया होते हैं, स्मूथ ट्यूब्स होते हैं जिन्हें सिस्टर्निया कहा जाता है। उसके बाद जनाब सिस्टर्निया जो है वो आपस में मिलते हैं तो उससे गाल्जी कम्प्लेक्स बनता है। इस पूरे को गाल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। गाल्जी कम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे यूनिट होते हैं, हर एक यूनिट को हम डिक्टोसोम्स कहते हैं, ठीक है। हर डिक्टोसोम के दो फेस होते हैं, एक को सिस फेस कहते हैं जो कि न्यूक्लियस की तरफ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और ये क्या होता है कनकेव होता है। दूसरा जो है ट्रिन फेस है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। और यहाँ पर पहले सिस फेज के अंदर वेसिकल या सिस्टर्निया बन रहे होते हैं और ट्रिन फेज में ये पिच ऑफ हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। फिर हमने इनके फंक्शन डिस्कस कर लिए कि जनाब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है, उसके अलावा लाइसोसोम बनाता है, उसके अलावा म्यूसलेज, वैक्सेस, गम्स, सारी की सारी चीजें इसके अंदर बन रही होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, वेसिकल को ऐड करने के लिए सरफेस देता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। तो ये तो था जनाब थोड़ा सा गाल्जी बॉडीज के ऊपर। अब बात कर लेते हैं आज के एनएमडी कैट एमसीक्यूज के ऊपर। पहला है जनाब गाल्जी apparatus वर फर्स्टली रिकॉग्नाइज्ड इन किस सेलों में सबसे पहले डिस्कवर हुआ है? तो याद रखिएगा ये नर्व सेलों में पहली बार मिले थे। दिमाग के जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं नर्व सेलों में पहली बार गाल्जी apparatus नर्व सेलों में देखे गए, रिकॉग्नाइज किए गए। गाल्जी apparatus आर कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ, हमें पता है इधर कि ये लाइसोसोम बनाते हैं। जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज एसोसिएटेड, एक्सक्लूजन का मतलब है सेल से बाहर जो चीजें निकाली जाती हैं वो जोन किससे रिलेट करता है? वो गाल्जी कम्प्लेक्स से रिलेट करता है। एंड गाल्जी apparatus आर ऑफन सीन एसोसिएटेड विद, गाल्जी apparatus खुद जो है वो किसके साथ एसोसिएट हुए होते हैं? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीजें आ रही होती हैं ये उनको रैप कर रहे होते हैं, उनको पैकेजिंग कर रहे होते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।